साइक्लिक ग्रुप के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय समूह किसे कहते हैं? एक कोई भी ग्रुप ले लें हम G, और उस ग्रुप में अगर ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं किसी एक एलिमेंट से बाकी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को शो किया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप G जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं A, B, C, और अगर हम इस G को A की पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक A स्क्वायर A क्यूब। यहां पावर का मतलब क्या होगा? उस ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं जो गिवन होगा। अगर एडिशन है तो A स्क्वायर का मतलब A प्लस A है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो A स्क्वायर का मतलब A इंटू A है। अगर LCM है तो A एंड A का LCM आएगा। जो भी ऑपरेशन दिया हुआ वो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम इसमें। तो अगर इसके सारे एलिमेंट्स को हम इनकी पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनके पावर्स की फॉर्म में, किसी एक एलिमेंट की पावर की फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो G एक साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। और इस G को साइक्लिक ग्रुप A से हम जनरेट कह सकते हैं। सो A इज कॉल्ड द जनक या जनरेटर ऑफ ग्रुप। ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक ग्रुप का जनक कहलाएगा या जनरेटर कहलाएगा। हम इससे जनरेट कर रहे हैं इस ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एक ग्रुप G इज कॉल्ड साइक्लिक if there exists an element A belongs to G such that every element of G can be expressed as some integral power of A. A is called generator of cyclic group G। अगर हमारे पास कोई भी एक ग्रुप जैसे A पावर -3, A पावर -2, A पावर -1, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, इस तरह से व्यक्त किया जा सकता हो। पूर्णांकीय घात, इंटीग्रल पावर का मतलब है कि इसकी जो पावर है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकती है। वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी बन सकती है। उस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता हो तो उसे हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें तो G अगर डिफाइंड किया गया हो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से, वेयर मल्टीप्लिकेशन में हमें डिफाइंड है, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ 1। इसमें हमने कंडीशन की हुई है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो उस केस में इस G को ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी एक ही एलिमेंट की इंटीग्रल पावर की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। अगर हम नॉर्मल बात करें इंटीजर्स में एडिशन की, तो हमें पता है कि 1 के जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आते जाएंगे।
इसका मतलब z जो होता है वो ऑलवेज इंटीजर्स यानी 1 से जनरेट होता है, 1 से जनरेट होता हुआ एलिमेंट है ये, क्योंकि 1 1 1 1 अगर हम ऐड करते जाते हैं तो इंटीजर्स मिलते जाएंगे, और अगर इंटीजर्स मिलते जाएंगे तो 1 से जनरेट होगा ये भी एक साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब यही है कि एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इंटीग्रल पावर करें और उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाए। यहां पे देख लो 1 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एडिशन है तो 1 + 1 है दैट इज 2। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मत लिखना, मल्टीप्लीकेशन के लिए पावर नहीं है ये उस ऑपरेशन के लिए है जो ऑपरेशन की 1 होगा। अगर एडिशन दिया है तो 1 + 1 है, मल्टीप्लीकेशन दिया होता तो 1 × 1 होता। आई बात समझ में? कोई डाउट है इसमें? तो इसमें देखो हमें ये प्रूफ करना है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है। आबेली यानी कम्यूटेटिव, क्रमविन मेहता का नियम लागू होता है उसमें। अगर क्रमविन मेहता का नियम लागू होता है तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक साइक्लिक ग्रुप लेके चलते हैं। लेट G = A साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक ही इंटीग्रल पावर के फॉर्म में शो किया जा सकता है, एक ही पूर्णांकीय घात के रूप में लिखा जा सकता है। अगर एक ही पूर्णांकीय घात के रूप में हम लिख सकते हैं तो a की पावर m लेट कर लेते हैं g का एलिमेंट है, और a की पावर n जो है वो भी हमारे पास किसका एलिमेंट है, g का। इसको हम x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, y। x × y निकालेंगे, a की पावर m × a की पावर n g बन जाए हमारे पास बन जाएगा, जिसको हम a की पावर m + n, क्योंकि इंटीग्रल पावर जो होती हैं वो पावर्स की जो भी कंडीशंस थी सभी को सेटिस्फाई करती हैं। हम इसको a की पावर n + m लिख सकते हैं, हम इसको a पावर n × a पावर m भी लिख सकते हैं, और a पावर n y था, a पावर m x था, तो y × x यानी x × y जो है वो है y × x के इक्वल आ रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो G इज कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव है, ग्रुप तो पहले ही था, कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया। कम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब G इज आबेलियन ग्रुप, यानी अगर हमारे पास कोई भी G साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो वो आबेलियन ग्रुप होगा। उसके बाद में एक छोटी सी थ्योरम है हमारे पास कि थ्योरम नंबर 2.9, यदि किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है तो A इनवर्स भी उसका जनक होगा। यानी अगर कोई एक एलिमेंट A किसी ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर है, तो A इनवर्स इज आल्सो ए जनरेटर। हमें ये प्रूफ करना है, इफ A इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, then A inverse is also जनरेटर ऑफ ग्रुप G। तो यहां पे हमें यह प्रूफ करना है कि G का अगर एक जनरेटर A है तो A इनवर्स का मतलब इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी हमारे पास जनक था उसका इनवर्स भी एक जनरेटर होगा। ये हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो इनवर्स जैसे 1 का अगर इनवर्स निकालेंगे -1 होता है, अगर Z के लिए 1 एक जनरेटर है तो -1 भी उसका जनरेटर होगा। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम नॉर्मल सी कंडीशन लेके चलते हैं। इसमें लेट करते हैं कि जो G है वो A से इंटीग्रल पावर की फॉर्म में शो किया जा सकता है, या A एक जनरेटर है। उस केस में अगर A एक जनरेटर है तो एक एलिमेंट X जो A की पावर m से रिप्रेजेंट होता है वो G का एलिमेंट है। अगर G का एलिमेंट है
वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम इसको a पावर -1 की पावर -m भी तो लिख सकते हैं, जो g का एलिमेंट बनेगा। और अगर a पावर -1 की पावर -m लिख सकते हैं तो अगर m इंटीजर था तो इसका मतलब -m भी क्या होगा, एक इंटीजर ही बनेगा। अगर ये इंटीजर बनेगा तो a इनवर्स को यानी जो भी वैल्यू है उसको a इनवर्स की पावर की फॉर्म में भी शो किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि g जो है वो a इनवर्स से भी जनरेट होता है, और g जो है हमारा a इनवर्स जो है इज आल्सो जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप की इनवर्स के लिए भी हमारे पास डिफाइंड होगा। फिर हम देख रहे हैं हम 2.10, एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि फाइनाइट ग्रुप की जो ऑर्डर है वो उसके जो जनरेटर है उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। अब जनरेटर मान लेते हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो G है, जिसका जनरेटर जो है वो A है, यानी A से जनरेट हो रहा है, A की इंटीग्रल पावर की फॉर्म में शो कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ A जो है वो हम कंसिडर करके चलते हैं n है। हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो भी n के इक्वल होगा। अगर ऑर्डर ऑफ A n के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि एक एलिमेंट A की पावर जब n करेंगे वो आइडेंटिटी E के इक्वल आएगा, तभी ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n रिप्रेजेंट होता है। हमें ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो भी किसके इक्वल है, n के इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं कि h जो है वो हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर a क्यूब अप टू a पावर n जो कि e के इक्वल है। दैट मीन्स एक h सब ग्रुप हम कंसिडर कर रहे हैं, सब ग्रुप ऑफ G जिसका ऑर्डर जो है वो n के इक्वल है। हम ये प्रूव करेंगे कि h और G इक्वल है। क्या प्रूफ करेंगे इसमें कि h एंड g आर इक्वल। h एंड g को इक्वल प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ g जो है वो m के इक्वल है, यानी g में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। हम ये कंसीडर करके चलते हैं, अगर m एलिमेंट्स हैं तो g जो है वो a से जनरेट हो रहा है। अगर a से जनरेट हो रहा है तो a की पावर m इसमें बिलोंग करेगा। अब दो कंडीशंस बनेंगी कि a की पावर m जो है वो g में बिलोंग करता है, तो m या तो n से स्मॉलर हो सकता है, या m इक्वल हो सकता है, या m n से ग्रेटर हो सकता है। तीन कंडीशंस बनेंगी। हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं इसमें। अगर केस फर्स्ट लेके चलें कि m स्मॉलर देन इक्वल टू n ले लेते हैं, m n से स्मॉलर है। अगर m n से स्मॉलर है तो यहाँ पे 1 से लेकर n तक की सारी पावर्स थी। अगर सारी पावर है तो m n से स्मॉलर है। जैसे अगर इसकी पावर हम 10 मान लेते हैं कि हाईएस्ट पावर 10 है और इसमें 9 लेके चल रहे हैं, तो 9 तो 10 से स्मॉलर होने के कारण इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब a की पावर m जो है दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू h। a की पावर हम g का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, a की पावर m इज आल्सो बिलोंग्स टू h, दैट मीन्स g इज सबसेट ऑफ h। क्योंकि एक एलिमेंट हमने g का लिया, उसको हम h का एलिमेंट प्रूव कर रहे हैं। अगर g का एलिमेंट h का एलिमेंट बन जाए तो g सबसेट ऑफ h बन गया, और h सबसेट ऑफ g पहले से ही था बिकॉज इट्स ए सब ग्रुप। तो हमारे पास इन दो कंडीशन से, बट h इज ए सबसेट ऑफ g implies g इज इक्वल टू h, ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ h आर इक्वल। ये हमारे पास कंडीशन प्रूफ हो जाएगी कि m और n इक्वल हैं। आई बात समझ में? यानी ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ h क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ h जो थे वो ऑर्डर ऑफ a के इक्वल था। इसका मतलब a और g के ऑर्डर क्या होंगे, ऑलवेज सेम रहेंगे। अगर m स्मॉलर देन है किससे, n से। सेकंड केस लेके चलते हैं। केस सेकंड में हमारे पास m ग्रेटर देन n ले लेते हैं। m ग्रेटर देन n का मतलब क्या होगा कि m की वैल्यू n से ग्रेटर है। n का डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड तो नहीं जाएगा, बट रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। सो मान लेते हैं कि m में n का डिवाइड करें तो कोशेंट q, और इन हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो किसके इक्वल है, r के इक्वल। तो अब अगर a की पावर m को डिफाइंड करेंगे तो a की पावर n क्यू प्लस r लिखा जा सकता है।
इसको सॉल्व करें तो a की पावर एन क्यू इंटू ए की पावर आर लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करें तो a की पावर n होल पावर q इंटू ए की पावर r लिखा जा सकता है। a की पावर n किसके इक्वल था, e के इंटू ए पावर r, और e पावर q e होता है, और e को किसी से भी ऑपरेट करवा दें a पावर r आएगा, यानी a की पावर m जो है वो a पावर r के इक्वल आएगी। और r क्या है यहाँ पे, स्मॉलर देन है किससे, n से। अगर n से स्मॉलर है तो ये भी बिलोंग करेगा किससे, एलिमेंट लिया था हमने, प्रूफ कर रहे हैं कि वो, इसका अर्थ ये हो गया कि G इज ए सबसेट ऑफ H, बट फर्स्ट कंडीशन H इज ए सबसेट ऑफ G। इसका मतलब G एंड H इक्वल हैं, और अगर G और H इक्वल हैं तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, लेकिन ऑर्डर ऑफ H जो था वो ऑर्डर ऑफ A के इक्वल था। इसका मतलब अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप बनता है तो उस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल आएगा, दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा।